Hello everyone, welcome back to MPPSC Made Simple. In this video, we are going to learn about Government of India Act 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं एज पर हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस। ये जो टॉपिक है ये एमपीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है, मॉडर्न हिस्ट्री का, और पूछा जाता है काफ़ी बार, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ में जो हमारा यूनिट 6 है पॉलिटी एंड इकोनॉमी वाला, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अलग से मैंशनड है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स ट्राई टू कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो द स्टोरी ऑफ 1919 का एक्ट स्टार्टेड इन 1917। 20th अगस्त 1917 को मोंटेगू गेव ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917। मोंटेगू ने क्या दिया? एक ऑगस्ट डिक्लेरेशन दिया। हु वाज मोंटेगू? मोंटेगू वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज द हेड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ब्रिटेन। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव इन ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश कैबिनेट में है उसको हम बोलते हैं मोंटेगू। इन सिंपल टर्म्स, जो आज की डेट में जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और उनको एक अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता है, तो उसी तरीके से जो SOS होगा दैट विल बी द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका पूरा का पूरा सुपरविजन या पूरा का पूरा कंट्रोल उसके ऊपर रहेगा, है ना। तो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ब्रिटेन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में और कैबिनेट में। ओके, सो मोंटेगू जो था उसने एक अगस्त डिक्लेरेशन दिया 1917 में। इस डिक्लेरेशन में क्या था? इस डिक्लेरेशन में ही प्रपोज increase participation of Indians in administration and development of self-governing institutions in India। एक तो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज करने की बात की और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने की बात की। उस टाइम पे क्या चल रहा था? 1917 का टाइम अगर हम याद करें तो एट दैट टाइम होम रूल लीग वाज इन पिक्चर ना, जो तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग चल रही थी। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या बोला कि हम जो है इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में और ज़्यादा पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं और इंडिया में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस लाना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वराज और सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे। तो एक तरीके से दे ट्राई टू सप्रेस अवर डिमांड, और उन्होंने कहा कि हम खुद ही पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं इंडियंस का और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इंडिया को देना चाहते हैं, इंडियंस को देना चाहते हैं। ही डिस्कस्ड द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म विद द चेम्सफोर्ड, हु वाज चेम्सफोर्ड, ही वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो इन दोनों ने डिस्कस किया कि वी शुड गिव सम काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म टू कीप पीपल क्वाइट फॉर सम टाइम। तो मोंटेगू एंड चेम्सफोर्ड आपस में डिस्कस करते हैं। देन व्हाट हैपेंड in 1918? They presented their report known as Montagu-Chelmsford Reform और Montford Reform। उन्होंने प्रेजेंट की एक रिपोर्ट, उन्होंने फाइनली ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को और ये प्रेजेंट किया, और ये जो उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की उसी को हम बोलते हैं मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। बहुत बार आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को डायरेक्टली मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म या फिर मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वही है जो कि इन दोनों ने मिलके जो एक ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को, उसी को हम मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। मोंटेगू वाज हु SOS, और चेम्सफोर्ड कौन था? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ऐसे ही मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी आए थे। तो जो फर्स्ट वाला होता है ही इज जो हायर स्टैचर का होता है वो फर्स्ट होगा, तो SOS विल बी ऑलवेज फर्स्ट एंड देन कम्स द वॉइसरॉय। SOS देन वॉइसरॉय। मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले वाज द SOS, मिंटो वाज द वॉइसरॉय। सेम हियर, मोंटेगू वाज द SOS और चेम्सफोर्ड वाज द वॉइसरॉय। ओके, सो 1918 में उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी। उसके बाद में क्या हुआ? इन 1919 दिस वाज फाइनली इनैक्टेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फाइनली इनैक्ट हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया और इट केम इनटू बीइंग, है ना। तो कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई? 1917 का ऑगस्ट डिक्लेरेशन, ऑगस्ट डिक्लेरेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो कि मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, एंड देन फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट इनैक्टेड GOI 1919 बेस्ड ऑन दोज रिफॉर्म्स। अब हम देख लेते हैं। ही इज द SOS ऑफ इंडिया, एडविन सैमुअल मोंटेगू वाज द फुल नेम, एंड ये हमारे विस्काउंट चेम्सफोर्ड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, अब हम डाइव करते हैं फीचर्स की तरफ। तो इस एक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्राई टू रिमेंबर देम। इस एक्ट में पहली बार क्या हुआ? सेपरेशन हुआ। किस किस का सेपरेशन हुआ? सेपरेशन ऑफ सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट।
सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया। जो आज की डेट में हम अपने पॉलिटी में 3 लिस्ट देखते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उन लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइडेड है। सर्टन सब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट, सर्टन सब्जेक्ट्स आर गिवन टू द यूनियन, है ना। उसी तरीके से उस टाइम पे पहली बार सब्जेक्ट्स जो है वो डिवाइड हुए थे बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स एट दैट टाइम, है ना। तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स में सेंट्रल बजट आएगा, मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर रहेगा वो इस चीज को, जो ये बजट है वो लेके आएगा। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में प्रोविंशियल बजट आएगा, है ना। ये जो प्रोविंशियल बजट था ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इनेक्ट करेंगे अब देयर ओन बजट। तो ये पहली बार ऐसा प्रोविजन आया था कि प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है वो अपना बजट खुद इनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। तो ये एक फीचर है कि उन्होंने रिलैक्स किया है सेंट्रल कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर। कैसे? उन्होंने डिवाइड कर दिया सब्जेक्ट। ये जो डिवीजन है ये फर्स्ट टाइम हमें 1919 के एक्ट में देखने को मिला। ओके, उसके अलावा जैसे हमने देख लिया कि सब्जेक्ट्स पहले तो सेंटर और प्रोविंसेस में अलग अलग डिवाइड हो गए, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा डिवीजन ऑफ पावर हुआ। नाउ जो अब प्रोविजनल सब्जेक्ट थे वो फर्दर डिवाइड हुए। ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ये किस किस में डिवाइड हुए? ये रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। अब हमें ये चीज सोचना है ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि ब्रिटिशर्स जो हैं रिजर्व कर रहे हैं कुछ सब्जेक्ट और कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर हम ब्रिटिशर्स के साइड से सोचें तो हमको समझ में आएगा कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो ब्रिटिशर्स अपने पास रखना चाह रहे हैं, अपने पास रिजर्व करना चाह रहे हैं। और जो नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो चाह रहे हैं कि ठीक है इंडियंस को हम ट्रांसफर कर दें। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनमें 2 तरीके के डिवीजन हुए। कौन कौन से? रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट कौन एडमिनिस्ट्रेट करता था? तो एडमिनिस्ट्रेट बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय हिम। दीज रिजर्व सब्जेक्ट were administered by the governor and his executive council। गवर्नर और उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, जो कि वो खुद नॉमिनेट करते थे, वो कंट्रोल करते थे ये वाले रिजर्व सब्जेक्ट। और इन रिजर्व सब्जेक्ट में की डिपार्टमेंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, सच एज फिनेंस, लैंड, रेवेन्यू, जस्टिस, माइंस, लेबर्स एक्सेट्रा। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, फिनेंस से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, दैट वाज केप्ट अंडर द गवर्नर्स कंट्रोल। ओके, अब कुछ थे ट्रांसफर सब्जेक्ट। दीज सब्जेक्ट्स वेर एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय हिम फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें जो लोग इलेक्टेड हैं उनमें से जिस मिनिस्टर्स होंगे कुछ, जैसे कि आज की डेट में भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसी में से मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर्स बनते हैं। तो गवर्नर जिनको अपॉइंट करेगा एज अ मिनिस्टर, उनकी एडवाइस पे ही गवर्नर एक्ट करेगा। तो ये जो है ये बहुत सारे इलेक्टेड लोग इसमें इंडियंस होते थे। तो इंडियंस को कहीं ना कहीं पावर जो है ये ट्रांसफर की गई है। तो in this will also be administered by the governor, लेकिन on the advice of the ministers appointed by him from the elected members of the legislature। इसमें नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जैसे कि एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हेल्थ, रिलीजन। ये ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन इम्पॉर्टेंट है ना, कि डिपार्टमेंट नहीं है। ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, बट ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसा डिवाइड किया है, जो रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। ओके, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट का जो पूरा सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम डायरकी बोलते थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरकी के ऊपर। तो डू रिमेंबर 1919 के एक्ट में डायरकी आया, और डायरकी का मतलब क्या है? जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होना, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। कुछ पावर इंडियंस को ट्रांसफर कर देना एंड कुछ पावर ब्रिटिशर्स खुद अपने पास रखे, है ना। इसी को हम ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, कभी कभी डायरकी की जगह ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस आ गया तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों बातें एक ही है। इसके अलावा बाईकैमरलिज्म इन सेंट्रल लेजिस्लेचर पहली बार 1919 के एक्ट में आया। अब बाईकैमरलिज्म क्या होता है? बाईकैमरलिज्म इज सिंपली द प्रेजेंस ऑफ 2 हाउसेस इन द लेजिस्लेचर। जैसे आज की डेट में जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। उसी तरीके से पहली बार इंडिया में बाईकैमरलिज्म जो प्रेजेंट किया वो इसी एक्ट के थ्रू आया। और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन से 2 पार्ट में? अपर हाउस और दूसरा
लोअर हाउस, अपर हाउस को बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोअर हाउस को बोलते थे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दो पार्ट में जो 1919 के एक्ट है उसने हमारे सेंट्रल लेजिस्लेचर को डिवाइड किया। ओके इसके अलावा कुछ लेजिस्लेचर में रिफॉर्म आए, एक सेंटर लेवल पे और एक प्रोविंस लेवल पे। सेंटर लेवल पे क्या हुआ, बजट में रिफॉर्म आए, बजट के ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड हो गए, मोशन सब पास कर सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं बजट पे। पहले ये सब चीजें अलाउड नहीं थी, फर्स्ट टाइम इस एक्ट में ये सब चीजें अलाउड हुई, लेकिन पूरे पूरे बजट पे नहीं, ओनली 25% ऑफ द बजट, है ना। दे कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, दे कुड पास मोशंस एंड ऑल्सो दे कैन वोट ऑन बजट। इसके अलावा प्रोविंसेस में क्या हुआ, प्रोविंसेस में लेजिस्लेशन जो है वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो खुद स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर है वो इनिशिएट कर सकता है लेजिस्लेशन, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नर का असेंट रिक्वायर्ड होगा, है ना। ये एक प्रोविजन है। दूसरा, कैन रिजेक्ट अ बजट बट गवर्नर को रिस्टोर, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो रिजेक्ट कर सकते हैं बजट को, लेकिन गवर्नर चाहे तो रिस्टोर कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली पावर अभी भी गवर्नर के पास ही है, मतलब अगर लेजिस्लेशन ये लोग बना भी लेते हैं तो गवर्नर का एसेंट इज रिक्वायर्ड। और उस टाइम के गवर्नर आज के गवर्नर जैसे नहीं है जो कि मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चलेंगे, लेकिन दे हैड उस टाइम पे दे हैड देयर ओन डिस्क्रिशनरी पावर ना, तो गवर्नर का एसेंट रिक्वायर्ड था। तो अल्टीमेटली गवर्नर हैड सम काइंड ऑफ वीटो पावर, है ना। तो सेंटर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म में क्या हुआ, सेंटर में बजट से रिलेटेड रिफॉर्म हुए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड ऑल। एंड प्रोविंसेस में क्या हुआ, जो गवर्नर है उसके एसेंट के साथ में आप लेजिस्लेशन इनिशिएट कर सकते हो, एंड ऑल्सो बजट जो है वो आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन गवर्नर अगर चाहे तो रिस्टोर भी कर सकता है। ओके इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है, जो ऑलरेडी 1909 के एक्ट में इंट्रोड्यूस हो चुका था इंडिया में, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को ऑलरेडी दी जा चुके थे इन 1909, दैट इज मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म में। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अब एक्सटेंड हो गया है टू अदर कम्युनिटीज। किस किस को, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, उसके अलावा सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी मिलेगा। तो ये एक फीचर है इस एक्ट का। इसके अलावा स्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इसी एक्ट से आया। पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज हम देखते हैं, कोई भी स्टेट की पीएससी हो गई या फिर यूपीएससी हो गई, ये जो है ना, ये अपना ट्रेस बैक करेंगे अगर हम इनका ओरिजिन, तो ये 1919 का जो एक्ट है उसी में पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिशमेंट का सबसे पहले मेंशन हुआ था। ओके इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ था कब, 1926 में। किसके अंदर आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रोविजन है ये कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, बट द कमीशन, द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1926। तो ये याद रखना, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है कि कब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुई। ओके इसके अलावा ग्रांटेड लिमिटेड फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। जो डायरेक्ट इलेक्शन थे वो बहुत लिमिटेड लोग उसके लिए एलिजिबल थे वोट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लिमिटेड फ्रेंचाइज। क्या, लिमिटेड फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। प्रॉपर्टी मतलब इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन वोट। टैक्स, एटलीस्ट दिस अमाउंट ऑफ टैक्स अगर आप पे करते हो, ओनली देन यू कैन वोट। और एजुकेशन, इस लेवल का अगर आपका एजुकेशन है, ओनली देन यू कैन वोट। मतलब एक क्राइटेरिया बना दिया कि अगर आप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो, ओनली देन यू कैन वोट। तो वो लिमिटेड फ्रेंचाइज है। आज की जैसा नहीं जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, एवरीवन कैन वोट, बस एक एज दे दी कि 18 के अबव एवरीवन कैन वोट, वैसा कुछ नहीं था। लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, बहुत सारी कंडीशंस थी, ओनली देन पीपल वर एबल टू वोट। विमेन वेर गिवन राइट टू वोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, डू रिमेंबर दिस कि विमेन को राइट टू वोट मिला था इस एक्ट के अंदर, 1919 के एक्ट के अंदर विमेन वर गिवन राइट टू वोट। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि कौन होगा, मोन्टेगू होगा ऑब्वियसली। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया विल बी नाउ पेड आउट ऑफ ब्रिटिश एक्सचेकर, मतलब ब्रिटिशर्स पे करेंगे। अभी तक इंडिया के ऊपर वो डिपेंडेंट था, मतलब इंडिया के थ्रू उसका पेमेंट होता था, बट नाउ ही विल बी पेड बाय ब्रिटिश एक्सचेकर। ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ट्राई टू रिमेंबर। इसके अलावा स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर ऑन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद इस एक्ट की वर्किंग पे एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगी जो कि इंक्वायर करेगी कि ये एक्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, क्या कौन से प्रोविजन सक्सेस रहे, कौन से प्रोविजन फेल हुए। ये ऑलरेडी इस एक्ट में मेंशन था कि 10 साल बाद ऐसी एक कमीशन आएगी, मतलब और भी रिफॉर्म होंगे, ये ऑलरेडी उन्होंने हिंट दे दी।
तो जो साइमन कमीशन का नाम आपने सुना होगा, ये जो साइमन कमीशन थी ये यही स्टैट्यूटरी कमीशन है जो इंक्वायर करने आया था अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एक्चुअली इसको 10 साल बाद आना था, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्रिटेन की पॉलिटिक्स वो पहले आ गया था। इसके बारे में हम कभी और जानेंगे, लेकिन डू रिमेंबर कि ये एक्ट में अपने खुद ही एक प्रोविजन था स्टैट्यूटरी कमीशन स्टैब्लिश करने का आफ्टर 10 ईयर्स। ओके, तो ये कुछ फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें डायरकी और बाइकैमरलिज्म और जो सेपरेशन हुआ है पावर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई ट्राई टू रिमेंबर इट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का था ना, तो 2 बार 19 आ रहा है, 19 एंड देन 19। तो मैक्सिमम इस एक्ट में जो भी हुआ है ना वो चीज़ 2 से रिलेटेड है, जैसे डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को और भी डिवाइड किया हमने ट्रांसफर और रिजर्व में। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म भी जो हम आया है वो सेंटर और स्टेट में। तो जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अगर आपको बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि बहुत बार 1909 और 1919 के एक्ट में कंफ्यूजन होता है। ये तो एक छोटी सी बात है, अदरवाइज आप सारे पॉइंट्स को याद रखिए बिकॉज आपको मेंस में लिखने के लिए भी आ सकता है आंसर। तो डू रिमेंबर एज मच एज पॉसिबल, एक बार और रिवाइज कर लीजिए एंड आई होप कि अब आप इसको नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। बाय बाय, कीप लर्निंग।